दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में। रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में सोने की पतली पन्निका का प्रयोग किया था। सोना मतलब जो धातु होती है जिसके आभूषण बनाते हैं वही सोना, उसकी पतली पन्निका का प्रयोग किया था। इसलिए उनके इस एक्सपेरिमेंट को रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं, या क्या कहते हैं, रदरफोर्ड का सोने की पन्निका का प्रयोग। क्लियर? क्या कहते हैं? रदरफोर्ड की सोने की पन्निका का प्रयोग, क्योंकि उन्होंने सोने की पन्नी का प्रयोग किया था। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने 1911 से स्टार्ट किया इसकी खोजबीन, और 1919 में ये जाके कंप्लीट हुआ, सारा कंक्लूजन निकाला गया। देखो, ये है हमारी ओवल आकार की सोने की पन्निका। ये 3D शेप में दिखाई गई है, इसलिए इसको ओवल आकार की बना दी गई। ये सोने की पन्निका हो गई, और ये हमारा कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है। ये मान लीजिए, इससे ये अल्फा कण, ये अल्फा कण है। अल्फा कण को क्या बोल सकते हैं? 2He4, या हीलियम कण बोल सकते हो, या फिर द्विधनावेशित कण बोला जाता है। तो ये अल्फा कण है, ये सोने की पन्निका पे गिराए जाते हैं, तो कुछ कण ऐसे सीधे निकल जाते हैं। ये वाली भी सीधे निकल गई, ये वाली भी सीधी निकल गई, और कुछ कण ऐसे होते हैं कि ये इधर से ये इधर विक्षेपित हो जाते हैं। ये 120 डिग्री हो गया मान लीजिए, तो ये 120 डिग्री के कोण पे विक्षेपित हो जाती है। और 20,000 कणों की बौछार की गई, तो उसमें से लगभग एक कण देखो सीधे आता है और वो उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाता है। मतलब यहाँ पे कोण कितना बना? 180 डिग्री का। ओके, यहाँ पे कोण कितना बना? 0 डिग्री का, क्योंकि ये तो सीधे निकल गई, कोण बन ही नहीं रहा। और यहाँ पे कोण कितना बना? ये जैसे 180 का। फिर ऐसे ही नीचे वापस यही प्रोसेस हुआ कि इधर से ये टकरा के वापस इधर लौट गई 120 डिग्री के एंगल पे। ये भी आई इधर से और ये इधर लौट गई 120 डिग्री के एंगल। उसके बाद कुछ अल्फा कण फिर नीचे से सीधे निकल गए, और ये भी जैसे सीधे निकल गए, ठीक है, इधर से। तो देखो, इन्होंने ये निकाला कि जो सोने की पन्निका है, उसके जो साइड का क्षेत्रफल है उसमें कुछ रुकावट नहीं है। कुछ रुकावट नहीं है, तभी तो ये अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। अगर देखो, मान लीजिए हाथ है, अब मैं इसको, इस मार्कर को ऐसे इसमें से गुजारूं तो ये गुजर जाएगा? नहीं गुजरेगा, ये वापस पीछे की तरफ गिर जाएगा। और अगर मैं इस हाथ को हटा दूं तो ये सीधा जा सकता है। तो यही चीज है कि जो सोने की पन्निका है उसके साइड में या चारों तरफ कुछ भी नहीं है जो कि अल्फा कणों को रोक सके। ओके,
और यहाँ पे फिर धीरे धीरे आते जाते हैं, क्योंकि अल्फा कण कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाला होता है। तो देखो ये जब ये ऐसे टकरा रहे हैं, मतलब टकरा के वापस तिरछे मुड़ रहे हैं, तो हमने पढ़ा था नेगेटिव और पॉजिटिव आयन हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। देखो ये था पॉजिटिव चार्ज, और अगर ये वाला नेगेटिव होता हमारा, तो ये जो ये सीधी रेखा आ रही थी ये इधर अट्रैक्ट होती, ये इधर पड़ती लाइन, ना कि ये तिरछी मुड़ के आगे निकलती। ओके, और फिर ये भी हुआ कि ये वापस से 180 डिग्री के कुछ अल्फा कण वापस से 180 डिग्री के कोण पे मुड़ गए, ये यहां तक इसके पास पहुंच ही नहीं पाए। अब इन्होंने इससे कंक्लूजन निकाला कि ये क्या चीज है, पॉजिटिव चार्ज है इसमें। ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज सिर्फ परमाणु या सोने की पन्निका के बीच में स्थित होता है। अगर ये यहाँ होता तो ये किरणें भी कहीं ना कहीं वापस होती, लेकिन ये सीधी निकले जा रही है, ये रिफ्लेक्ट कहीं से हो ही नहीं रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ परमाणु या सोने की पन्निका के ओनली बीच बीच में पॉजिटिव चार्ज उपस्थित है और साइडों में पॉजिटिव चार्ज नहीं है। और दूसरा ये निकाला गया कि इससे ये वापस टकरा मतलब आगे नहीं जा पा रहे, तो इसमें कुछ कण है। कण है तो मतलब इसका द्रव्यमान, इसमें कुछ द्रव्यमान है और ये इधर से निकले जा रहा है, इसका मतलब इधर ये इनका कुछ द्रव्यमान नहीं है इसके बीच में। इससे कंक्लूजन निकला कि परमाणु के नाभिक, इसको नाभिक बोला गया, कि परमाणु के बीच में नाभिक स्थित होता है जिसमें प्लस चार्ज उपस्थित होता है और परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान या भार बोल दीजिए वो किस में उपस्थित होता है, इस नाभिक में उपस्थित होता है। क्लियर? आते हैं कि हम देखते हैं कि इनके एक्सपेरिमेंट में कौन कौन सी कमी रही और कौन कौन से इन्होंने सिद्धांत दिए। देखिए रदरफोर्ड की थ्योरी, जो प्रयोग क्या था उसकी थ्योरी क्या है, उसकी थ्योरी है, फर्स्ट पॉइंट है अल्फा कण या 2He4 हीलियम या द्विधनावेशित कण की बौछार सोने की पन्निका पर कर रही, ये हम देख चुके हैं। उसके बाद आता है पन्निका का आकार 100 नैनोमीटर या 10 की पावर -7 मीटर लिया। कितना लिया? 10⁻⁻7 मीटर, या अगर नैनोमीटर में कन्वर्ट करें तो उसको 100 नैनोमीटर। उससे आगे आता है 20,000 में से लगभग एक अल्फा कण पन्निका के केंद्र भाग से टकराकर 180 डिग्री के कोण पर वापस आए। वैसे कुछ कण सीधे निकले, वह कुछ 120 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हो गए। ये भी हम देख चुके थे कि जो पन्निका थी उसमें से कुछ तो सीधे निकल रहे थे, कुछ एक दो कण थे वो सीधे इसी तरफ जा रहे थे, वापस इसी तरफ मुड़ रहे थे, और कुछ ऐसे 120 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हो गए थे। फोर्थ पॉइंट है केंद्र भाग को
नाभिक बताया इन्होंने। रदरफोर्ड ने जो एक केंद्र भाग था जिससे कण वापस गुजर रहे थे, सॉरी वापस हो रहे थे 180 डिग्री पे, उस भाग को क्या बताया? केंद्र भाग बताया। और इस केंद्र भाग को क्या बताया? नाभिक कहा गया। नाभिक बताया जिसका आकार 10 की पावर माइनस 15 मीटर बताया। जो ये नाभिक है इसकी त्रिज्या कितनी हुई? इतनी हुई। ये त्रिज्या का आकार कितना है? 10 की पावर माइनस 15 मीटर, या एक फर्मी बोल दीजिए। आगे बताया नाभिक की त्रिज्या को फर्मी में नापते हैं। इन्होंने क्या कहा? नाभिक की जो त्रिज्या है वो फर्मी में नापते हैं। और एक फर्मी इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 15 मीटर। जो इन्होंने परमाणु की नाभिक की त्रिज्या बताई वो किसके बराबर हुई? एक फर्मी के बराबर। उसके आगे आता है हमारा जे थॉमसन का मॉडल गलत बताया। क्योंकि जे थॉमसन ने क्या बताया था? प्लम पुडिंग सिद्धांत दिया था कि ये सारा गोला धनावेशित है जिसमें जो बीज होते हैं वो ऋणावेशित होते हैं और वो बीज उसमें धसे हुए होते हैं। थॉमसन ने ये मॉडल दिया था, लेकिन इन्होंने गलत बता दिया। इन्होंने कहा कि परमाणु का पूरा भाग धनात्मक नहीं होता, सिर्फ जो केंद्र भाग होता है वही धनात्मक होता है। क्योंकि अगर ये धनात्मक होता तो हम बता चुके हैं कि ये भी रिफ्लेक्ट हो जाती, लेकिन ये सब किरणें रिफ्लेक्ट नहीं हुई। 20,000 में से एक किरण है वो रिफ्लेक्ट हुई थी। इसलिए कहा कि जो परमाणु होता है उसका पूरा भाग धनात्मक नहीं होता, केवल जो नाभिक भाग होता है, केंद्र भाग होता है, वो धनात्मक होता है। इसलिए इन्होंने थॉमसन का मॉडल गलत बता दिया। ये हो गई प्रयोग की थ्योरी। अब देखते हैं कि इन्होंने परमाणु मॉडल क्या दिया। अब हेडिंग है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। जो परमाणु का मॉडल दिया वो किस रूप में दिया? इन्होंने ये बताया कि ये परमाणु है गोलाकार जिसके बीच में नाभिक में स्थित होता है प्लस चार्ज, और परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो संपूर्ण द्रव्यमान इस नाभिक में ही स्थित होता है, तो इसमें प्लस चार्ज में होता है। और जो माइनस या जो इलेक्ट्रॉन है वो वृत्ताकार पथ, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ जो निश्चित होता है उसमें चक्कर लगाते हैं। इस वृत्ताकार पथ को क्या कहा गया? कक्षा या कक्ष। इन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन ये निश्चित वृत्ताकार पथ में या गोलाकार पथ में चक्कर लगाते हैं उस वृत्ताकार पथ को कक्षा या कक्ष का। इन्होंने ऐसा मॉडल दिया था रदरफोर्ड ने परमाणु का। ये क्या है? परमाणु। इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या आता है? परमाणु में धनात्मक भाग पूरे परमाणु के कुल आयतन के छोटे से आयतन के रूप में कहाँ पे होता है? मध्य में होता है। ये पूरा इसका आयतन कुल आयतन हो गया। इसके कुल आयतन के इस छोटे से हिस्से में क्या होता है? नाभिक स्थित होता है और धनात्मक भाग इसी में स्थित होता है। ठीक है। अगला पॉइंट है नाभिक के चारों ओर ऋणावेशित कण एक वृत्ताकार या गोलाकार पथ में घूमते हैं। इन्हें कक्षा या कक्ष का जो
रहे थे कि वृत्ताकार पथ को क्या कहा इन्होंने, कक्षा या कक्ष। वह तेजी से घूमते हैं, जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बहुत तेजी से घूमते हैं, इसलिए परमाणु के पास यांत्रिक ऊर्जा होती है। ठीक है, ये तेजी से घूमते हैं इसलिए इनके परमाणु के पास क्या हो जाती है, यांत्रिक ऊर्जा। अगला है परमाणु उदासीन होते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। इन्होंने क्या कहा कि ये परमाणु है जो नॉर्मल अवस्था में वो उदासीन होता है क्योंकि इसमें प्रोटॉन या प्लस चार्ज और माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। अब हम पढ़ते हैं रदरफोर्ड के मॉडल की कुछ कमियां भी रही जिससे आगे साइंटिस्ट ने और एक्सपेरिमेंट किए, तो उन कमियों के बारे में पढ़ते हैं। इनकी कमियां हैं, पहली कमी है कि परमाणु के स्थायित्व को नहीं बताया। अब हम जानते हैं कि कोई परमाणु एक आणुक अवस्था में रहता है, द्विअणुक अवस्था में रहता है, त्रिपरमाणु अवस्था में रहता है। मतलब ये भी रहता है कि कोई परमाणु फ्रीली घूमता है जिसको गैसेस बोलते हैं, और कुछ बहुत सारे एटम ऐसे होते हैं कि वो एक दूसरे से कनेक्ट होके रहते हैं। तो इन्होंने इसके स्थायित्व के बारे में कुछ नहीं बताया। दूसरा आता है इलेक्ट्रॉन के स्थायित्व को नहीं बताया। इन्होंने ना ही इलेक्ट्रॉन के स्थायित्व को बताया कि इलेक्ट्रॉन एक कक्षा में चक्कर लगाएंगे कि दो में लगाएंगे, या फिर एक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, और उस वृत्ताकार का पथ की ऊर्जा क्या होगी, इसके बारे में इन्होंने कुछ भी जिक्र नहीं किया। उसके बाद आया मैक्सवेल के अनुसार किसी भी कण द्वारा चक्रण करने पर अपनी ऊर्जा का ह्रास किया जाता है, अतः ऋणात्मक कण नाभिक में गिर जाना चाहिए था। मैक्सवेल के अनुसार, मैक्सवेल ने जो तरंग सिद्धांत दिया उसके अनुसार मैक्सवेल ने जो कण सिद्धांत दिया था उसके अनुसार जो इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये तो रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाते हैं, देखो हम खुद हैं तो हम भी अगर चलते रहते हैं दिन भर तो थक जाते हैं और थक कर एक जगह बैठ जाते हैं। तो मैक्सवेल का भी यही कहना था कि इलेक्ट्रॉन है वो लगातार चक्कर नहीं लगा सकते, उसमें कुछ ऊर्जा का ह्रास होता है, ऊर्जा की कमी होती है, इससे वो धीरे धीरे ऊर्जा निकलती जाएगी इनमें और लास्ट में आके ये नाभिक में गिर जाना चाहिए। ये किसने बताया? मैक्सवेल ने। लेकिन रदरफोर्ड ने इसके बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी। इसका रीजन ये है कि ये इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गिरता, यहाँ पे होता है प्लस चार्ज इसलिए गिर जाना चाहिए। लेकिन वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उसके बाहर भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बल भी लगता है, और एक बल लगता है अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल। उसकी वजह से भी ये इलेक्ट्रॉन निश्चित वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। तो ये रही रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। इसके साथ रदरफोर्ड मॉडल कंप्लीट हुआ। थैंक यू।